हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायर स्टूडियो वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपी के एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सोलर सिस्टम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, उन सभी का मैंने कंबाइंड और कंपाइल करा हुआ है और इन सभी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नए आएंगे जो आप पहली बार सुन पाएंगे, जैसे कि न्यू स्टार क्या होता है, धूमकेतु जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है वो पिछली बार कब देखा गया था और आने वाले समय में कब देखा जाएगा। इसके अलावा है एड्रोमेटा क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जितने सारे ऑल ओवर जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आरआरबी एलपी के एग्जाम में आ चुके हैं और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आरआरबी एलपी के एग्जाम अब बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो लेवल है, वो बिल्कुल उठाकर पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता कि सोलर पैनल में नौवां ग्रह कौन सा था और कौन से वर्ष में हटाया गया, ये नहीं पूछा जा सकता। ये भी नहीं पूछा जाता कि बृहस्पति का रंग आखिर कौन सा था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे थोड़ा, क्योंकि एलपी का एग्जाम जो है काफी कंपटीशन वाला है, इसलिए ज्यादा डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और इस सिलेबस पोर्शन से। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सूरज से लेकर बात करते हैं। ये जो सन है, सन में 4 लेयर्स हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाहरी जो है सन का जो बाहरी लेयर है वो कौन सी लेयर कहलाती है। तो कोरोना, आप इसको इजिली याद कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोरोना का कार्य चल रहा है, तो आप इसको इजिली याद रख सकते हैं। कोरोना, जो सूर्य की जो बाहरी जो परत होती है वो कोरोना होती है, लेकिन जो सेंटर में होती है उसको कोर बोलते हैं। और इसका अगर केल्विन अगर टेम्परेचर देखें तो 1,60,000 इसका जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर और परतों की अगर बात करें तो कन्वेंशनल जोन जो है ये सूर्य के अंदर आता है। कन्वेंशनल जोन जो है ये वाला जो है कोर है, और आप ये जो देख रहे हैं ये रेडिएशन जोन कहलाता है सूरज की, ये दूसरी परत है। हालांकि इसमें बहुत सारी परतें हैं, लेकिन मैंने उन्हीं परतों को लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी होती है, या फिर सूर्य के पास अगर कोई वैज्ञानिक अगर जाते हैं तो सबसे पहले किस परत से टकराते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आप ये देखिए, कोरोना सबसे बाहरी परत, सेकेंड में आपको मिल जाएगी कन्वेंशनल जोन, इसके बाद आपको थर्ड में मिलेगा रेडिएशन जोन, और रेडिएशन जोन कोर से उत्पन्न होता है। और ये क्यों कोर जो है सबसे इनर वाला भाग है कोर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सन के सबसे अंदर वाले क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं कोर से। हालांकि टेम्परेचर इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड संलयन होता है, और इसमें से इसी वजह से सूर्य से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, तो 73.46% है। सन में सबसे ज्यादा जो गैसें होती हैं वो हाइड्रोजन की होती है, और सेकंड नंबर पे गैसें जो होती हैं 24.85% ये हीलियम की होती है। और सन में जो सबसे कम मात्रा में जो गैसें पाई जाती है वो पाई जाती है वो कार्बन। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि सन में जो सबसे कम मात्रा में जो गैस होती है आखिर वो कौन सी गैस होती है, कार्बन 0.29%। आपसे ये पूछा जा सकता है। तो टोटली मिलाकर के सन में जो गैसें होती हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन होती हैं। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, अगर पॉइंट अगर नहीं लेते हैं तो 74% एग्जाम में आ सकता है, और 74 के अप्रोक्सीमेट कम वाला आपको आंसर देना होगा 73.46%। और सबसे कम की अगर बात करें तो 0.29%। आप इसको 0.3% भी एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आरआरबी एलपी एग्जाम में 2016, 17, 18 इसमें पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी जो है हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताती है। किस सिद्धांत पर हमारा जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति हुई, आकाश गंगाएं हैं, जितने भी आकाश में तारे हैं, ब्रह्मांड जो है, सभी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी द्वारा दिया जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया था कि ये किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। और ये दिया किसने था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। दूसरा देखिए कि ब्रह्मांड जो है आखिर वो कितना पुराना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो ये है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व। अब इसमें गणितीय रूप में हम नहीं जाएंगे, केवल याद रखेंगे कि 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी आ चुका है। थर्ड देखिए, तारे किससे बनते हैं, तारे किससे बने होते हैं, तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हालांकि तारे जो होते हैं केवल हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बने होते, इसमें जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन की भी मात्रा होती है। अगर आपसे हाइड्रोजन और हीलियम अगर ऑप्शन में आता है तो आप हाइड्रोजन और हीलियम मानेंगे,
लेकिन क्योंकि सन भी एक जो है एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, और स्टार जो है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन से बनता है। तो आप केवल हाइड्रोजन और हीलियम नहीं, अगर ऑप्शन में केवल यही है तो आप इस पे टिक करेंगे, बाकी अगर ऑक्सीजन और कार्बन भी आता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि तारा एक तारामंडल है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सप्तऋषि एक क्या है? एक तारामंडल है। आपने देखा होगा शाम के समय में 7 स्टार्स आपको दिखाई पड़ते होंगे, कुछ इस प्रकार की आकृतियां दिखाई देती होंगी। तो ये जो है सप्तऋषि जो है एक तारामंडल है, तारों का एक मंडल सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। ये भी आंसर आ चुका है। अगला देखिए, भोर का तारा या संध्या का तारा शुक्र, ये तो आपको पता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये आपको पता है। लेकिन ये चमकीला भी दिखाई देता है, लेकिन क्यों चमकीला दिखाई देता है ये भी आंसर आ चुका है। तो इसके चमकीले दिखाई देने का कारण जो है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। शुक्र के आखिर चमकीले होने का जो मेन कारण है, रीजन है, वो किस वजह से है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुक्र जो है वो दूसरे नंबर का ग्रह है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, और CO2 के कारण ये सबसे चमकीला और गर्व दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। छठवां क्वेश्चन देखिए, 2015 में पानी की खोज मंगल ग्रह पे की गई थी, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 2015 में मंगल ग्रह पे एक बहुत बड़े ग्लेशियर की खोज की गई थी। ग्लेशियर आखिर बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान होता है, मतलब पानी की खोज की गई थी। और ये नासा का जो मिशन था, मार्स रिकॉग्निशन मिशन, MRO, इस मिशन के तहत जो है मंगल पर पानी की और बहुत बड़े ग्लेशियर की खोज की गई थी। तो आपसे आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर मंगल पर पानी की खोज जो है आखिर नासा ने किस मिशन द्वारा की गई थी? मार्स रिकोनेंस मिशन, मार्स रिकोनेंसेंस मिशन, MRO आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज की थी विलियम हर्शल ने। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है और आया भी हुआ है। तो यूरेनस की खोज जो है विलियम हर्शल ने की थी। यूरेनस कौन सा है? यूरेनस ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटो को ग्रह नहीं मानते। प्लूटो को कब से ग्रह नहीं मानते? 2006 से अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से हटा दिया था। दिक्कत ये थी कि ये जो प्लूटो ग्रह जो है, हमारे ग्रह में घूमने वाले जितनी परिक्रमा वाले जो कक्ष हैं उनको ये क्रॉस किया करता था, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। और इसके बाद से ही प्लूटो जो है, प्लूटो के जाने के बाद अब हमारे सौर प्रणाली में केवल 8 ग्रह हैं और एक सन है। तो देखिए, प्लूटो को ग्रह नहीं मानते, कब से? 2006 से नहीं माना जाता है। और एक सवाल और पूछा जाता है, और ये सवाल आपके लिए नया होगा कि प्लूटो के चांद का नाम आप बताइए। आपने सुना होगा अभी तक कि पृथ्वी के चांद का नाम बताइए, बृहस्पति का नाम बताइए, लेकिन अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो चीज नहीं है हमारे सौर मंडल में, उससे क्वेश्चन उठाकर पूछे गए हैं 2016 के RRB NTPC एग्जाम्स में। तो आप देखिए, प्लूटो के चांद का जो नाम है वो क्या है? चेरोन। हालांकि प्लूटो के चार चांद हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा चांद है वो है कौन सा है? चेरोन। तो चेरोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हैली धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों में एक बार जैसे दिखाई देता है, आपको पता है 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। और इसकी सबसे पहली जो खोज हुई थी वो 1705 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हैली धूमकेतु की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1705 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कब दिखाई दिया था? ये 1786 में दिखाई दिया था। 1786 में ये दिखाई दिया था, लेकिन आने वाले समय में कब दिखाई देगा? 2061 में ये दिखाई देगा। 2061 में मतलब आज से 41 साल बाद जो है हैली धूमकेतु आपको देखने को मिलेगा। अगर जिंदा रहे तो ये देखने को जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहली बार कब दिखा गया था? 1986 में, और आने वाले समय में कब दिखाई देगा? 2061 में आपको देखने को मिलेगा। विषुवत, अब ये विषुव क्या है? ये भी बड़ा नया क्वेश्चन है। विषुव क्या होता है? विषुव जो दिन और रात का एक बराबर होना विषुव कहलाता है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। विषुव रात दिन का बराबर होना विषुव कहलाता है। और पूरे एक वर्ष में 2 बार रात दिन बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? जब सूरज जो है 20 और 21 मार्च को नॉर्थ पोल में प्रवेश करता है, 20 और 21 मार्च को नॉर्थ पोल में प्रवेश करता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। एक बार दिन और रात बराबर होते हैं। और वही सूरज जब 22 और 23 सितंबर को साउथ पोल में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में अगर प्रवेश करता है, तो 22 और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं।
तो आपने देखा दिन और रात बराबर कब हुए, एक तो सूरज जो है 20 और 21 मार्च को नॉर्थ साइड में जाता है तब दिन रात बराबर हुई एक बार, और अगर सूरज 22 और 23 सितंबर को साउथ साइड में आता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो एक साल में 2 बार जो होते हैं वो दिन रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे की, और इसी चीज को विषुव के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगाओं की आकृति आखिर कैसी है। आपने नाम सुना होगा कि आकाश गंगाओं की, बहुत सारे आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में, तो आप ये आपने कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि आकाश गंगाओं की आखिर आकृति कैसी है। अब ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकाश गंगाओं की जो आकृति होती है सबसे पहले क्या क्या हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो इलिप्टिकल हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है। इलिप्टिकल का मतलब क्या है, इलिप्टिकल का मतलब आप समझ सकते हैं इस प्रकार का, इलिप्टिकल अंडे के आकार का, और एक तो स्पाइरल हो सकता है। स्पाइरल का मतलब क्या, कहने का मतलब है एक जलेबी के आकार का, ठीक है। और इरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर का मतलब होता है वो ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो एक तो स्पाइरल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, और एक इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो पूछा गया था कि आखिर इसकी आकृति कौन सी है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर इसकी आकृति होती कौन सी है। तो इलिप्टिकल होती है, स्पाइरल होती है, और इरेगुलर हो सकती है आकाश गंगाओं की आकृति। अगला सवाल देखिए, मिल्की वे का आकार आखिर कैसा है। और हमारी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे आकाश गंगा कही जाती है, और इसी में सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सारी चीजें इसी में समाहित है, और मिल्की वे आकाश गंगाओं में रहते हैं। तो मिल्की वे का जो आकार है वो सर्पिलाकार है, सर्पिल टाइप का है मिल्की वे का आकार। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा किताबों में इस प्रकार का ये है सर्पिलाकार का हमारी जो मिल्की वे का आकार है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 2016 के पेपर आप देखेंगे अरबी एनटीपीसी ग्रुप के एग्जाम में, तो ये जो सवाल है ये पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल के अध्ययन को आखिर क्या कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रह परिक्रमा का आकार आखिर कैसा होता है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बड़ा नया है। अब ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये भी कभी सोचा नहीं होगा कि ग्रह के आकार का चक्कर ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन रेलवे वालों ने पूछा है। ये ग्रह परिक्रमा आकार मतलब ग्रह जिसमें घूमते हैं आखिर उसका आकार कैसा होता है, तो इलिप्टिकल होता है, फैला हुआ वृत्त। फैला हुआ वृत्त का मतलब होता है वो कुछ अंडे के आकार का ऐसा होना चाहिए, ये इलिप्टिकल कहलाता है। ग्रहों की परिक्रमा का आकार जो होता है वो किसमें चक्कर करती हैं, वो इलिप्टिकल के रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। अगला देखिए, ब्लू मून आखिर क्या होता है। ब्लू मून क्या होता है, तो पूरा चांद एक महीने में अगर 15वां दिन आता है तो आधा चांद आपको दिखाई देता है, लेकिन आपके महीने के लास्ट में आपको पूरा चांद दिखाई देगा, और महीने के लास्ट में दिखाई देने वाला जो चांद है पूरा चांद, उसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, 1610 में गैलीलियो ने 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। कौन कौन सी है चंद्रमा, गैनीमेड, यूरोपा, आईओ और कैलिस्टो। तो ये जो 4 चंद्रमाएं आप देख रहे हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के नाम से जाने जाने वाले इसके उपग्रहों को बोला जाता है। 1610 में गैलीलियो ने 4 चंद्रमाओं को खोजा था। पहला जो है वो गैनीमेड जो है होता है हमारे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, और ये किसका उपग्रह है, यह है बृहस्पति का। दूसरा देखिए यूरोपा, तीसरा है आईओ, और चौथा जो है वो है कैलिस्टो। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए कि प्लैनेट 9 क्या है। अब प्लैनेट 9 क्या है, ये भी सवाल आपके लिए नया होगा। प्लैनेट 9 जो होती है पूरी सौर प्रणाली में एक बाहर में जो बर्फीला जो ग्रह है, अगर मान लीजिए पूरी सौर प्रणाली है और बाहर में एक बर्फीला ग्रह ये है, तो इसको कहेंगे प्लैनेट 9। तो ये कहलाएगा प्लैनेट 9, जो कि एक बर्फीला ग्रह है और हमारी सौर प्रणाली से बाहर है, तो ये प्लैनेट 9 ये भी हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। हालांकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये अब आस लगाई जा सकती है कि आरआरबी एनटीपीसी वाले तो अब आपसे सवाल ये नहीं पूछेंगे कि कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं और सन कौन सा बड़ा है और छोटा है। तो इस प्रकार के डिफिकल्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कभी नहीं आए हुए। देखिए अगला सवाल देखिए, न्यू स्टार आखिर क्या होता है। अब न्यू स्टार आप देखेंगे तो अब ये न्यू स्टार क्या है। न्यू स्टार दोस्तों एक प्रकार का टेलीस्कोप है।
अमेरिका के पास एक प्रकार का ये टेलीस्कोप है। और आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल का निरीक्षण और परीक्षण करने वाला नासा के पास जो टेलीस्कोप है उसी का ये नाम है न्यू स्टार टेलीस्कोप। तो न्यू स्टार क्या है, एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो कि अमेरिका जो है तो होता है ब्लैक होल के निरीक्षण के लिए और उसको देखने के लिए यूज करता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, फोटोस्फीयर से अलग उत्पन्न ज्वाला क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर, हमारे सन में ही फोटोस्फीयर वो लेयर है और फोटोस्फीयर से जो उत्पन्न ज्वाला कहलाती है वो कहलाती है सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल के नाम से जानी जाती है। हमारे सूर्य में विद्युत चुंबकीय जो ज्वालाएं होती हैं वो अचानक जब निकलती हैं तो उससे बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है और वो जो होती है ज्वाला सौर प्रज्वाल के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए, मिल्की वे आखिर क्या है? तो मिल्की वे एक आकाश गंगा है, आकाश गंगा है और मिल्की वे इसी आकाश गंगे में सूरज है और सूरज के चारों तरफ जो होते हैं 8 ग्रह जो होते हैं वो अपना परिभ्रमण करते हैं। तो मिल्की वे में हमारी आकाश गंगा है और हमारी आकाश गंगा में ही पृथ्वी है। तो देखिए मिल्की वे क्या है, ये आकाश गंगा है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, और दोस्तों हमारी आखिर आकाश गंगाएं ऐसी कितनी हैं? तो पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे 1000 गैलेक्सी हैं, 1000 आकाश गंगाएं हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है और हम कितने छोटे हैं यहाँ पे। 1000 पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति जैसा मैंने आपको बताया था 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और इसमें जो आकाश गंगाओं की जो संख्या है वो 1000 गैलेक्सी है। हमारा सन एक गैलेक्सी के अंदर है और इस तरीके से हजारों जो है ब्रह्मांड में इस प्रकार की गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में प्रत्येक में 100 अरब तक तारे हैं, 100 अरब तक तारे हैं। जिस प्रकार से एक गैलेक्सी में हमारा सूर्य एक तारा है, ठीक उसी प्रकार से 1000 गैलेक्सी में और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। और आप सोच सकते हैं इस प्रकार के तारों के क्या ऐसी संभावना है कि इस प्रकार के तारों के और भी जीवन पाए जाते होंगे जहां पे तारों के चक्कर जो होते हैं ग्रह लगाया करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? 1000 गैलेक्सी हैं और प्रत्येक में कितने अरब तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही नया होगा। एंड्रोमेडा आखिर क्या कहलाता है? तो एंड्रोमेडा जो होती है वो आकाश गंगा है और ये आकाश गंगा हमारे मिल्की वे के पास है, इसकी जुड़वा बहन कही जाती है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा के पास की और सबसे नजदीक की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका नाम है। कई प्रकार के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंड्रोमेडा आखिर क्या है? तो सवाल में ऑप्शन में दिया होगा कि एंड्रोमेडा जो होती है हमारी मिल्की वे की सबसे पास की आकाश गंगा है या फिर उसकी जुड़वा बहन है। तो दोस्तों ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कंपाइल करा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एलपी एग्जाम के लिए। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देख के जाएं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आइए थोड़ा हम देख लेते हैं हमारे ग्रहों का जो क्रम है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और प्लूटो को 2006 में हमारे अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने उसको हटा दिया था क्योंकि वो जो है हमारे ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पथ को काटता था और इसलिए वो ग्रहों की श्रेणी से वो बाहर चला गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे ग्रहों का जो रंग है आखिर वो किस प्रकार का है। तो आपसे जो पूछा जाएगा शुक्र जो आखिर वो चमकीला होता है। शुक्र के जो चमकीले होने का कारण जो होता है जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में शुक्र जो होता है काफी चमकीला होता है और गर्म भी होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। पृथ्वी का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये पता है। क्योंकि मंगल, अब देखिए मंगल में आयरन ऑक्साइड, मंगल लाल है और इसकी लाल होने की जो उपस्थिति का कारण होता है वो बनता है आयरन ऑक्साइड। तो मंगल जो ग्रह है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। अगला देखिए हमारे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं और इसका रंग जो है पीला है। वो पीला किस लिए है? पीला है SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारे बृहस्पति का रंग जो है वो पीला पड़ गया है। और इसके सबसे बड़े चांद की अगर बात करें तो वो कौन सी है? गैनीमेड। सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वो है गैनीमेड, जिन्होंने 1610 में गैलीलियो ने इन चांद चंद्रमाओं को खोजा था, जिनमें से एक जो है वो गैनीमेड भी कहा जाता है। अगला देखिए शनि है। शनि का
काला रंग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? NO2, नाइट्रोजन के कारण जो होता है शनि का रंग जो है वो काला दिखाई पड़ता है। ये भी सवाल आ चुका है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शनि के आवरण में सबसे ज्यादा जो गैसें पाई जाती हैं आखिर वो कौन सी गैसें होती हैं? तो शनि के आवरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस को बोला जाता है। अगला देखिए अरुण है। अरुण ये भी पूछा जा चुका है कि एकमात्र कौन सा ग्रह है जिसको मानव ने खोजा था, ये सवाल भी पूछा जा चुका है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह का जो रंग है वो हरा बोला जाता है, हरा है और इसको मानव द्वारा सबसे पहली बार खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? वो वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने अरुण को सबसे पहले खोजा था। इसके बाद देखिए लास्ट है वरुण। तो वरुण हमारे सौर मंडल के सबसे लास्ट में आता है। अगर आपसे कभी कभी क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े ग्रहों से लेकर के सबसे छोटे ग्रहों को आप दर्शाइए, तो सबसे जो बड़ा ग्रह आता है आप यहां से चालू कर सकते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपने चारों को देख लिया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, इसके बाद मंगल और सबसे छोटा जो है बुध है। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सूर्य के पास सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको ये लगेगा कि सूरज के पास अगर बुध है तो ये गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सबसे ज्यादा ये गर्म हो जाता है बजाय कंपैरिजन टू बुध के, मरकरी के। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है सूर्य के पास वो कौन सा है? शुक्र है। ओके, और देखिए हमारे शुद्ध ग्रहों की जो पट्टिकाएं जो पाई जाती हैं 4 ग्रहों के बाद पाई जाती हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम आप बताइए। तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो है वेस्टा। वेस्टा जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और सबसे छोटे क्षुद्र ग्रह का नाम है वो है सेरेस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लिया है। आई होप आने वाले आरआरबी एलपीटी के एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट हैं और इन क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये लेक्चर कैसे लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो आपको लिए कितनी लाभदायक है ये भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के चैनल्स और वीडियोस जो होते हैं हाईलाइटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाते रहता हूं। दोस्तों मिलेंगे अगली बड़ी इसी प्रकार की एक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।